हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है इसके साथ साथ में आप नोट्स बनाते चले, क्योंकि एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है, नोट्स बनाना है आपको साथ में। और कोई भी चीज अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो। आपका उसका जो आंसर है वो आपको जरूर मिलेगा। और अपना जो YouTube चैनल है फिजिक्स राइडर, इसको आप सब्सक्राइबर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आराम से पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है वही फिजिक्स का, इंपॉर्टेंट भी है। वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड अपने क्लास 12th का सेकेंड फिजिक्स की अगर हम बात करें, सेकेंड फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, इसका एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी क्या होती है? ऑप्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप प्रकाश को एक तरंग रूप में मानते हो, यानी आप यह मानते हो कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय प्रकृति होती है। उस आधार पर इस चैप्टर को पूरे को हम पढ़ेंगे। अगर आपने एक्यूरेटली प्रकाश की प्रकृति की बात की है तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक तरीके से देखा जाए तो प्रकृति होती है द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति। ज्यादा डिटेल में इन पर बात हम अदर वीडियो में करेंगे, लेकिन नॉर्मली आपको यह जानना है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। और यहां पर द्वैत का मतलब है कि प्रकाश कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है और प्रकाश तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। तो इसको बोलते हैं द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं, आपने नाम सुना होगा कि प्रकाश बहुत सारी घटनाएं प्रदर्शित करता है। जैसे मैं कहूं तो पहली जैसे बात करें परावर्तन, दूसरी बात करें अपवर्तन, तीसरी बात करें TIR, चौथी बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर अगर बात करें तो जैसे वर्ण विक्षेपण, फिर बात करें पांचवा तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, और भी कुछ हैं जैसे मैं इधर लिख रहा हूं 9, कॉप्टन प्रभाव, रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जब उत्सर्जित होता है और वो अलग अलग माध्यमों में प्रवेश करता है, कहीं भी अवरोधक या द्वारक से टकराता है, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं प्रदर्शित करता है। तो ये मैंने आपको प्रकाश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो प्रकाश प्रदर्शित करता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या कणीय प्रकृति के आधार पर की जाती है, तो कुछ घटनाएं ऐसी है जिनकी व्याख्या तरंगीय प्रकृति के आधार पर की जाती है। तो आज का जो अपना टॉपिक है
प्रकाश का व्यतिकरण। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि प्रकाश का जो व्यतिकरण है वो कणीय प्रकृति के आधार पर एक्सप्लेन होता है या तरंगीय प्रकृति के आधार पर। तो यह ध्यान रहे, प्रकाश का व्यतिकरण जो है वो हम तरंगीय प्रकृति के आधार पर इसको प्रूव करेंगे भाई। तरंगीय प्रकृति के आधार पर व्यतिकरण की घटना को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखो, आपने तरंगे पढ़ी है, जैसे ध्वनि तरंगे होती है वो भी एक प्रकार की तरंगे होती है और प्रकाश भी एक तरंग रूप में ही होता है। अब देखो, प्रकाश का व्यतिकरण जो घटनाएं हैं, ज्यादा इस पर अलग वे में डिस्कस नहीं करके डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं कि अपना जो टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण, ये क्या होता है, किस प्रकार की घटना होती है। तो देखो, इसको हम समझते हैं एक वीडियो से। देखो, आपको स्क्रीन पर एक ब्लैंक मीडियम नजर आ रहा होगा। देखो, यहां पर मेरे पास कोई भी दो सोर्स है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ओनली वन सोर्स की। देखो, वेव्स चलती कैसे, पहले तो ये देखो, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है कि कोई भी प्रकाशीय स्रोत, ये अपना क्या है भाई, प्रकाशीय स्रोत है। ये है जो अपना प्रकाशीय स्रोत है, इसको मैं चालू करता हूं। देखो, जैसे ही मैंने इसको चालू किया तो देखो ये आपको नजर आ रहा है, जैसे पानी के अंदर आप पत्थर फेंकते हो तो ऐसे भंवरे टाइप बनते हैं या नहीं बनते, उसी तरीके से देखो ये प्रकाश है वो चल रहा है, ऐसे भंवरों के रूप में चल रहा है। इसको आपने पढ़ा होगा, हाइगेंस ने एक नाम दिया था तरंगागर। क्या नाम दिया था? तरंगागर, वेव फ्रंट। तो जो प्रकाश होता है वो तरंगागर के रूप में चलता है भाई, इस प्रकार से उत्सर्जित होता है। तो देखो, ये जो प्रकाश है जब किसी भी प्रकाशीय स्रोत से तरंगागर के रूप में उत्सर्जित होता है, तो अगर आप स्क्रीन पर देखोगे, ये आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर देखोगे तो संपूर्ण प्रकाश है वो आपको एक समान रूप से नजर आता है। जैसे मान लो कि आपके रूम में एक बल्ब आपने जला रखा है, तो पूरे कमरे में एक समान रूप से प्रकाश आपको नजर आता है। लेकिन अगर इसी प्रकाश को, प्रकाशीय स्रोत है, इसको मैं दो प्रकाश स्रोतों के रूप में लूं। अब मेरे पास कितने प्रकाश स्रोत हैं? दो प्रकाश स्रोत है। देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने इन दोनों को स्टार्ट कर दिया भाई। देखो, दोनों प्रकाशीय स्रोतों से प्रकाश तरंगागर के रूप में आ रहा है, लेकिन निकलने के बाद इस गैप में देखो दोनों के तरंगागर मिक्स हो रहे हैं। मिक्स का मतलब यह है कि ये व्यतिकरण कर रहे हैं। देखो, व्यतिकरण का अगर इंग्लिश वर्ड ध्यान से देखो ना, तो क्या होता है भाई? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में आपने नाम सुना होगा, इंटरफेयर करना, एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर करना, तो उसी से बना है इंटरफेरेंस। तो जब किसी भी प्रकाशीय स्रोत से तरंगे तरंगागर के रूप में उत्सर्जित होती है, तो वो किसी एक माध्यम में इंटरफेयर करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? इंटरफेयर करने लग जाती है एक दूसरे के साथ, और प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। देखो, अब जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ये मिलती है, तो देखो स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन पर देखो कुछ एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको देखो काला नजर आ रहा है, लेकिन कुछ एरिया है जहां पर आपको कलर्ड नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जब कोई भी दो प्रकाश की तरंगे किसी माध्यम में बिंदुओं पर, किसी माध्यम के बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है, यानी मिलती है एक दूसरे के साथ, तो पर्दे पर कुछ बिंदु ऐसे आएंगे जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे आएंगे जहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी, और प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। तो देखो, ये आप इंटरफेरेंस, जो प्रकाश का व्यतिकरण है, उसको आराम से समझ सकते हो कि किस प्रकार से मिलते हैं ये, और इसको व्यापक तरीके से हम YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विछिद्र प्रयोग से और इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखो, और मैं अगर इसकी बात करूं तो देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। आपने कभी नोट किया होगा, जैसे मान लो आप किसी क्लासरूम में बैठे रहते हो, जैसे मान लो आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, कोई टीचर नहीं है, और 40 के 40 बच्चे धीरे धीरे बोलना स्टार्ट होते हैं। बोलते 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 उनके एक फ्लो में सारे ही बच्चे बोलने लग जाते हैं। तो आप कभी ध्यान से सुनना, आपको किसी की भी आवाज है वो स्पष्ट समझ में नहीं आएगी कि कौन क्या कह रहा है, यानी शोरगुल होता रहेगा। बातें सब कहने वाले सब ये थोड़ी आओ आओ ऐसे तो करते नहीं है,
करेंगे तो क्या बातचीत ही करेंगे, लेकिन वो आपको कैसे सुनाई देगी, हा हू शोरगुल के रूप में सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास जैसे 50 बच्चे हैं तो 50 स्रोत हो गए ध्वनि के, और वो जैसे बोलेंगे तो ध्वनि की तरंगे चलेगी, और लगभग सेम फ्रीक्वेंसी पर अगर वो बोल रहे हैं तो सारे के सारे जो तरंगे वो क्या कर जाएगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएगी, इंटरफेरेंस हो जाएगी उनका, और ध्वनि का व्यतिकरण हो जाएगा, और व्यतिकरण के कारण वो जो तरंगे वो मिक्स हो जाएगी, और मिक्स होने की वजह से आपको स्पष्ट आवाज सुनाई नहीं देती है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसको बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण केवल प्रकाश के आधार पर हम पढ़ेंगे, लेकिन जो व्यतिकरण की घटना होती है वो तरंगों में होती है। जैसे ध्वनि तरंगे होती है, यानी तरंगों का ये एक अभिलाक्षणिक गुण है जो ध्वनि तरंगों में भी हो सकता है, और अपने जो प्रकाश तरंगे हैं उनके अंदर भी व्यतिकरण आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। आपको ये फील आ गया होगा कि एक्चुअल में व्यतिकरण होता क्या है। अगर याद नहीं रहे तो एक चीज ध्यान रखें, व्यतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस में एक शब्द आ रहा है इंटरफेयर करना। तो ये तो आप सब समझते हो नॉर्मल लैंग्वेज में कि यार ये वो उसके मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, इसका मतलब है बीच में घुस रहा है। तो इंटरफेरेंस से आपको ध्यान में रखना है, इंटरफेरेंस जिसको आप क्या कहोगे, व्यतिकरण। अब देखो, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। अगर उन शर्तों की पालना होती है तो ही आप एक सुस्पष्ट व्यतिकरण का प्रतिरूप देखोगे, या आपको एक बढ़िया बेहतर व्यतिकरण अगर देखना है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो देखो, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप व्यतिकरण करवा रहे हो तो व्यतिकरण के लिए आपको चाहिए क्या क्या भाई। देखो, सबसे पहली चीज, जो स्रोत होना चाहिए, यानी जिससे प्रकाश की तरंगे उत्सर्जित होगी, वो स्रोत होना चाहिए कला संबंध स्रोत। कैसा स्रोत होना चाहिए भाई, कला संबंध स्रोत। देखो, पहली चीज, यानी आपको अगर व्यतिकरण देखना है बढ़िया तरीके से कि व्यतिकरण कहां हो रहा है कहां नहीं, तो उसके लिए जिन तरंगों को आप व्यतिकरण करवा रहे हो वो तरंगे जिस स्रोत से उत्सर्जित हो रही हो वो स्रोत कैसा होना चाहिए, कला संबंध स्रोत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कला संबंध स्रोत। देखो, पहले डिस्कस करते हैं कि ये कला संबंध स्रोत, देखो दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक तो होता है कला संबंध स्रोत, और दूसरा होता है कला असंबंध स्रोत। कला असंबंध स्रोत। देखो, दो प्रकार के स्रोत होते हैं जिनसे तरंगे उत्सर्जित होती है। एक तो है कला संबंध स्रोत और एक है कला असंबंध स्रोत। देखो, कला संबंध स्रोत क्या होता है, ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर शून्य या समय के साथ नियत हो, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये चीज ध्यान रखना। आप इस पूरे चैप्टर में बार बार ये वर्ड पढ़ोगे, कला संबंध स्रोत, कला संबंध स्रोत। तो ये कला संबंध स्रोत कौन से होते हैं, ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो क्या हो, या तो शून्य हो या फिर समय के साथ नियत हो, अर्थात समय पर निर्भर नहीं कर रहा हो। तो ऐसे स्रोत को क्या बोलते हैं, कला संबंध स्रोत। यानी जैसे मान लो किसी दो स्रोतों से तरंगे निकलना स्टार्ट हुई, जैसे मान लो ये तरंगे निकल रही, ऐसे ही निकलती है तरंगे। मान लो मैंने एक t बराबर 0, जैसे मान लो t बराबर t1 टाइम पर नोट किया, दोनों के बीच में कलांतर मान लो 30 डिग्री था। मैंने आफ्टर सम टाइम, जैसे मान लो t बराबर t2 टाइम पर नोट किया, तो भी इनके बीच में जो कलांतर था वो कितना है, 30 डिग्री है। तो इसका मतलब समय के साथ कलांतर परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्रोत जिनसे ये तरंगे निकलेगी, उन स्रोतों को आप क्या बोलोगे, कला संबंध स्रोत।
अब आपके माइंड में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये कलांतर क्या होता है। तो एक्चुअल में तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कलांतर क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूं। मान लो कोई एक तरंग है जिसका समीकरण है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी तरंग है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यह आपने पढ़ा होगा, यह होता है किसी भी तरंग के ताक्षणिक विस्थापन का समीकरण। तो y1 होता है ताक्षणिक विस्थापन, यह होता है आयाम, और यह साइन के बाद वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं कला कोण। क्या बोलते हैं? कला कोण। ये आपने सारी चीजें पढ़ी होगी। इन कला कोणों का जो अंतर होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? कलांतर। क्या बोलेंगे भाई? कलांतर। देखो जैसे इसका एंगल ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी तक तो इक्वल है, लेकिन अंतर कितने का है? फाई का। तो फाई यहां पे क्या हो गया भाई? कलांतर। जैसे और एग्जांपल लो मैं, y1 बराबर a1 साइन, जैसे मान लो 30 डिग्री है इसका, तो और दूसरे का मैं ऐसे मान रहा हूं a2 साइन 60 डिग्री। तो बताओ इनके बीच में कलांतर कितना है रे? 30 डिग्री का। यानी कला कोण का जो अंतर होता है वो क्या होता है? कलांतर। तो किन्हीं भी तरंगों के मध्य यदि कलांतर या तो शून्य है या फिर समय के साथ नियत है, यानी समय के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्रोतों को क्या बोला जाता है? कला संबंध स्रोत। क्या बोलोगे भाई? कला संबंध स्रोत। क्लियर है? अब देखो, व्यवहारिक रूप में कला संबंध स्रोत बनाना असंभव है। आपको पता है ये एक बहुत ही अच्छी आदर्श अवस्था है कि भाई कलांतर समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होना चाहिए, और आपको पता है कि कोई भी प्रकृति में ऐसी चीज बनी नहीं है जो आइडियल हो, आदर्श हो। तो व्यवहारिक तौर पर कला संबंध स्रोत बनाना असंभव है। तो फिर आप ये कहोगे कि फिर कैसे बनेंगे? तो देखो, किन्हीं भी दो स्रोतों के आधार पर कला संबंध स्रोत नहीं बन सकते। अगर दो स्रोत है, चाहे वो सेम मटेरियल के बने हो, सारी चीजें उनमें सेम है, लेकिन दो है, इसका मतलब वो कभी भी कला संबंध स्रोत नहीं होंगे। या तो आप जैसे उनके स्विच ऑन करोगे तो उनकी जो तरंगे निकलेगी ना, हो सकता है कि लिमिटेड टाइम के लिए वो कला संबंध स्रोत के रूप में व्यवहार करे, लेकिन पूर्णतया वो कला संबंध स्रोत कभी भी नहीं हो सकते। जैसे मान लो कि 15 वोल्ट के दो बल्ब आपने जलाए, तो अब आप ये सोचते हो कि 15 वोल्ट दोनों की क्षमता सेम है, एक साथ आपने जला दिया तो इनसे निकलेगी जो तरंगे वो तो कला संबंध होनी चाहिए क्योंकि सेम निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिक तौर पर कोई भी ऐसा स्रोत कला संबंध स्रोत नहीं होता है। तो देखो फिर कला संबंध स्रोत कौन से आते हैं? तो आपने यंग का नाम सुना होगा। यंग ने एक दिमाग लगाया कि मैंने सारे ऑब्जर्वेशंस कर लिए कि दो स्रोत कभी कला संबंध स्रोत नहीं होते। तो इसने क्या दिमाग लगाया? एक ही स्रोत को दो स्रोतों में डिवाइड कर दिया। क्या किया? एक ही स्रोत को दो स्रोतों में डिवाइड कर दिया, और वो किसकी बातें व्यवहार करेंगे? कला संबंध स्रोत की बातें। जैसे आपने देखा होगा क्या किया था इसने? एक स्रोत लिया और उसके सामने इसने एक कार्डबोर्ड रख दिया, और कार्डबोर्ड में क्या किया था उसने? दो छिद्र कर दिए थे। एक स्क्रीन रख दी, उसमें दो छिद्र कर दिए थे। अब देखो स्रोत एक ही है, लेकिन उसको बदल दिया कितने भागों में? इसने दो भागों में बदल दिया। तो ये जो दोनों S1 और S2 आप जो मानते हो, स्लिट्स जिनको बोलते हैं, छिद्र, ये किसकी बातें व्यवहार करेंगे भाई? कला संबंध स्रोत की बातें। किसकी फॉर्म में व्यवहार करेंगे? ये कला संबंध स्रोत। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि एक ही स्रोत के दो स्रोत बना दो ना आप, जैसे यंग ने बनाए थे, तो ये किसकी बातें व्यवहार करेंगे? कला संबंध स्रोत की बातें व्यवहार करेंगे। सेकंड, आजकल आपने देखा होगा एक लाइट आती है लेजर लाइट, नाम सुना होगा, लेजर लाइट। लेजर लाइट होती है वो भी कला संबंध स्रोत की बातें व्यवहार करती है भाई। लेजर लाइट होती है, उसको आप कला संबंध स्रोत मान सकते हो। अब सेकंड आता है कला असंबंध स्रोत। देखो भाई, कला असंबंध स्रोत क्या है? तो इसका उल्टा है। ऐसे स्रोत जिनमें उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर शून्य या समय के साथ नियत नहीं हो। बस ये वर्ड ऐड कर दो, शून्य भी नहीं हो या समय के साथ नियत नहीं हो, अर्थात आप ये कह सकते हो कि समय के साथ कलांतर परिवर्तित हो रहा है। जैसे मैंने पहला टाइम नोट किया, तो मान लो कलांतर दो तरंगों के बीच में 30 डिग्री था, थोड़ी देर बाद में 60 हो गया, थोड़ी देर बाद में 90 हो गया, तो इसका मतलब कलांतर समय के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। ऐसे स्रोतों को क्या बोलते हैं?
कला असंबद्ध स्रोत। और नॉर्मली कोई भी दो स्रोत लोगे आप तो वो किस भांति व्यवहार करेंगे, कला असंबद्ध स्रोत की भांति ही व्यवहार करेंगे। जैसे दो बल्ब ले लिए आपने, दोनों को जलाओ, जैसे मान लो 15 वोल्ट के, तो वो किस रूप में व्यवहार करेंगे, कला असंबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। तो हमारी बात चल रही थी कि जो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें पहला, जो प्रकाशीय स्रोत जिनसे तरंगे उत्सर्जित होगी वो कैसा होना चाहिए, कला संबंध स्रोत होना चाहिए। अर्थात जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर या तो 0 हो या फिर समय के साथ नियत हो। सेकंड बात करते हैं भाई, तरंगों की जो आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। यह भी एक मैंडेटरी कंडीशन है भाई, ध्यान रहे कि जिन तरंगों का आपको व्यतिकरण करवाना है, तो यदि उन तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है तो ही आपको सुस्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। तो आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, आयाम लगभग समान, यानी यह जरूरी नहीं है कि पूरा एक्यूरेट बराबर हो, लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यह भी नहीं है कि एक है वो 1000 है तो दूसरा 0.0001 है, नहीं, लगभग समान, यानी एक सिमिलर कोटि का होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो आयाम लगभग क्या होना चाहिए, समान। तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, तरंगे क्या होनी चाहिए भाई, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तो देखो ये कुछ मैंडेटरी कंडीशंस हैं, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो अगर ये शर्तें कहीं पे भी फॉलो हो रही है, दैट मींस आप आराम से सुस्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हो। तो अब बात करते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। देखो भाई, प्रकाश का व्यतिकरण, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जब दो या दो से अधिक कला संबंध तरंगे, कला संबंध तरंगों का मतलब क्या होगा, जो कला संबंध स्रोत से उत्पन्न हुई है, तरंगे जिनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य समान व आयाम लगभग समान हो, लगभग समान हो, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर अध्यारोपित होती हैं, बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, या आप इसको आयाम रूप में भी ले सकते हो, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम वे कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होती है, इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो ये देखो आपके कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, कंप्लीट डेफिनेशन, कि जब दो या दो से अधिक कला संबंध तरंगे जिनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य समान और
आयाम लगभग समान हो, यह हमने पीछे कंडीशन पढ़ी है। यदि माध्यम के किसी बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है तो कुछ बिंदु आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम अधिकतम तो कुछ पर न्यूनतम प्राप्त होता है, इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो देखो ये आपने चीज इस वीडियो में देखी होगी कि देखो कुछ आपको ऐसे बिंदु जब ये मिल रही है तो कुछ बिंदु ऐसे नजर आ रहे होंगे जो डार्क नजर आ रहे हैं, काले नजर आ रहे हैं, और कुछ बिंदु ऐसे नजर आ रहे होंगे जो चमकीले हैं। तो कुछ बिंदु ऐसे मिलेंगे जहां पर तीव्रता न्यूनतम, जो काले दिखेंगे तीव्रता न्यूनतम है तो, और कुछ ऐसे जिन पर तीव्रता अधिकतम यानी जो चमकीले दिखेंगे। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश का व्यतिकरण। अब देखो यहां पर एक शब्द आया है अध्यारोपण। देखो कुछ बिंदु अध्यारोपित होती है। देखो ये अध्यारोपित क्या है भाई? तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखो तरंगों का अध्यारोपण क्या कहता है कि आपके पास कोई भी दो तरंगे हैं, मान लो, जैसे मान लो ये दो तरंगे हैं, ये माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होगी। जैसे मान लो ये दो तरंगे मैं ले रहा हूं, एक ये तरंग है और एक ये है। ये दो तरंगे चलते हुए किसी माध्यम में मिलेगी। तो एक चीज सोचो, जैसे ये दोनों तरंगे, अभी ये अलग अलग है और इसका विस्थापन मैं मान लेता हूं y1 और इसका विस्थापन मान लेता हूं मैं y2। तो ये दोनों तरंगे माध्यम के किसी भी बिंदु पर अगर मिलेगी तो मिलने के बाद तो दोनों तरंगे मिलके एक परिणामी तरंग का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? परिणामी तरंग का निर्माण। और इस परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा, अगर मैं y मानूं तो ये इन दोनों तरंगों के सदिश योग के बराबर होगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। इसे ही बोलते हैं तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, सुप्रीम पोज, ऐसे मान लो एक के ऊपर एक बैठती है तो दोनों मिल जाते हैं, तो इसके कारण दोनों मिलने के बाद एक परिणामी तरंग का निर्माण होता है और उसका जो परिणामी तरंग का विस्थापन है वो दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब आप कहोगे सर दो की जगह तीन मिल जाए तो तीन जुड़ जाएगी, चार, यानी सबका परिणामी विस्थापन है, जो परिणामी विस्थापन आएगा वो सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर आएगा। इसे बोलते हैं तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर है भाई? तो इस आधार पर प्रकाश के व्यतिकरण को डिफाइन किया जाता है। अब देखो व्यतिकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो देखो कुछ अलग बातें करते हैं इससे रिलेटेड। व्यतिकरण है वो तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। यानी जरूरी नहीं है कि ये ओनली किसके अंदर हो? प्रकाश के अंदर ही हो, ध्वनि के अंदर भी ये होता है। तो तरंगे जो हैं उनका अभिलाक्षणिक गुण है भाई ये व्यतिकरण। क्लियर है भाई? पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, देखो व्यतिकरण से रिलेटेड आपको कुछ चीजें, एक दो पॉइंट और ध्यान में रखना है कि पहली चीज तो व्यतिकरण है वो तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। दूसरा, जो व्यतिकरण है वो दोनों प्रकार की तरंगों में आपको देखने को मिलता है। ये नाम कई बार पूछ लिया जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे मैं थोड़ा सा आगे वैसे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने एक नाम सुना होगा पोलराइजेशन, ध्रुवण। तो ध्रुवण आपको पता है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही देखा जाता है, अनुदैर्ध्यों में नहीं। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि जो व्यतिकरण है वो अनुप्रस्थ तरंगों में भी देखने को मिलता है आपको और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है? प्रकाश तरंगे होती है। वो कैसी होती है भाई? अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है भाई, ये चीज आप ध्यान रखना। और अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, बेस्ट एग्जांपल, ध्वनि तरंगे। कौन सी? ध्वनि तरंगे होती है वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो ये ध्यान रहे, व्यतिकरण प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश तरंगों में भी आपको देखने को मिल सकता है और ध्वनि तरंगों में भी। लेकिन ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, अगर आप ध्यान रखो तो
दुर्वर्ण नहीं होता है, क्योंकि दुर्वर्ण ओनली अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है, और वो कौन सी है? प्रकाश तरंगे। तो ये आपको 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित रहती है भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। व्यतिकरण की जो घटना है उसमें ऊर्जा संरक्षित होती है, यानी व्यतिकरण में कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहेगी। कुछ बिंदु जहां पर तीव्रता न्यूनतम है, तो जहां पर अधिकतम है उनकी जो ऊर्जा है वो कहां चली जाएगी? अधिकतम वालों के पास, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो ये पॉइंट आपको स्पेशली नोट डाउन करना है भाई, छाप लो इसको अपनी कॉपी के अंदर, कि व्यतिकरण में है वो क्या नियत रहती है या क्या संरक्षित रहती है? तो ऊर्जा संरक्षित रहती है। कई बार टॉपिक से थोड़े से आस पड़ोस के क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनते हैं भाई। तो ये आपको व्यतिकरण से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बात करते हैं हम व्यतिकरण के प्रकारों की। व्यतिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। देखो भाई, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? व्यतिकरण होता है आपके 2 प्रकार का। कितने प्रकार का है भाई? 2 प्रकार का। पहला जो प्रकार है वो है संपोषी व्यतिकरण। कौन सा है भाई? संपोषी व्यतिकरण। और दूसरा जो प्रकार है वो है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। ये 2 प्रकार होते हैं आपके व्यतिकरण के, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा प्रकार कौन सा है भाई? विनाशी व्यतिकरण। देखो, कुछ चीजें इसके नाम से ही पता चल रही होगी भाई। संपोषी शब्द का मतलब है पोषण करना। संपोषी का मतलब क्या है? पोषण। पोषण जब किसी को मिलता है तो बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता है भाई? जैसे कोई बच्चा है, उसको पोषित करते जाओ तो वो बड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो देखो, संपोषी शब्द से ध्यान में आपको रखना है संपोषी यानी पोषण होना। पोषण होने का मतलब बढ़ना। तो बढ़ेगा क्या? तो देखो डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन ये कह रही है कि परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम, यही तो बढ़ेगा, या तो अधिकतम हो जाएगा और या न्यूनतम हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है कि संपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग आती है, परिणामी तरंग, उसकी तीव्रता या आप कह सकते हो आयाम, ये कैसे प्राप्त होंगे भाई? आपको पोषित हो जाएंगे। पोषित का मतलब कैसे प्राप्त होंगे? अधिकतम। कैसे प्राप्त होने वाले हैं? अधिकतम। तो देखो, संपोषी व्यतिकरण क्या हो जाएगा? ऐसा व्यतिकरण जिसमें परिणामी तरंग का, यानी अध्यारोपण होने के बाद जो परिणामी तरंग बनेगी, उस परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम यदि अधिकतम प्राप्त हो रहे हैं, तो उस व्यतिकरण को क्या बोलोगे आप? संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलोगे भाई? संपोषी व्यतिकरण। रह जाएगा याद पोषण से। अब देखो, रटना नहीं है बिल्कुल भी, वर्ड याद रखो। दूसरा देखो, इधर क्या आ रहा है? विनाशी। विनाशी का मतलब नाश करना। नाश करना जानते हो रे? नाश करना, नष्ट करना। अब देखो, नाश होगा तो ऑब्वियसली ये है कि क्या होगी? चीज समाप्त हो जाएगी या उसकी कमी होगी। नाश का मतलब ये हो गया। तो यदि परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता या आप कह सकते हो आयाम, यदि आपको कैसे मिले? न्यूनतम मिले भाई। कैसे मिले? न्यूनतम, यानी उनका नाश हो जाए। न्यूनतम कब होंगे? जब उनका नाश होगा। तो ऐसे व्यतिकरण को क्या बोलोगे? विनाशी व्यतिकरण। तो ऐसा व्यतिकरण जिसमें परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम न्यूनतम प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यतिकरण को क्या बोलोगे आप? विनाशी व्यतिकरण। तो देखो, मेरे हिसाब से इनको रटने की जरूरत नहीं है। व्यतिकरण 2 प्रकार के, संपोषी पोषण बढ़ना, विनाशी नष्ट होना यानी घटना। अब ये संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण होते कैसे हैं, तो डिस्कस करते हैं आगे।
देखो संपोषी व्यतिकरण आपको कैसे देखने को मिलेगा और विनाशी व्यतिकरण आपको कब देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की। संपोषी व्यतिकरण, देखो संपोषी व्यतिकरण आपको तब देखने को मिलेगा जब अध्यारोपित होने वाली तरंगे, अध्यारोपित होने वाली तरंगे समान कला में हो। किसमें हो? समान कला में हो। यानी व्यतिकरण की घटना में जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है, तो यदि वो अध्यारोपित होने वाली तरंगे कैसी हो गई? समान कला में। इस वर्ड पर पूरा गौर करें, समान कला में हो तो जो व्यतिकरण प्राप्त होगा आपको वो कैसा मिलेगा रे? संपोषी व्यतिकरण। कैसा मिलेगा? संपोषी व्यतिकरण। अब देखो समान कला के लिए आवश्यक शर्तें क्या है भाई? कोई भी दो तरंगे समान कला में कब हो सकती है? देखो कुछ पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखना है। पहला, कलांतर जो होता है फाई, वो पाई का समगुणक होना चाहिए। पाई का क्या होना चाहिए? समगुणक। यदि कलांतर पाई का समगुणक है, इसका मतलब आप ये कहोगे कि वो किसमें है? समान कला में है। देखो कलांतर पाई का समगुणक होना चाहिए, यानी आप ये कह सकते हो फाई बराबर समगुणक का मतलब पहला 0, फिर क्या हो जाएगा 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे चलते चलते 2n पाई के रूप में यदि होता है तो इसे आप बोलते हो कि कलांतर किसका समगुणक है? पाई का। 0 2 4 6 8 के रूप में। यानी आप इसको क्या कह सकते हो? 2n पाई के रूप में लिख सकते हो, जहां n को 0 2 4 6 8 सॉरी n को 1 2 3 4 5 6 7 रखोगे तो समगुणक आपको मिल जाएगा। दूसरा, इसी को आप ये कह सकते हो कि जो पथांतर होता है λ/2 का समगुणक होना चाहिए। पथांतर किसका गुणक होना चाहिए? समगुणक। λ/2 का समगुणक होना चाहिए। अगर मैं इसको डेल x से लिखूं तो देखो क्या होगा भाई? λ/2 का समगुणक पहला तो 0 ले सकते हो, दूसरा क्या होगा? देखो लैम्डा, फिर अगला क्या होगा? 2 लैम्डा, फिर अगला 3 लैम्डा, फिर अगला 4 लैम्डा। समगुणक करके देख लो, 2 4 6 8 इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा डॉट डॉट डॉट, यानी मैं इसको n लैम्डा लिख सकता हूं भाई। क्या लिख सकता हूं? n लैम्डा। तो यदि पथांतर λ/2 का समगुणक आ रहा है तो उसे आप कहोगे कि तरंगे कैसी है? समान कला में है भाई। कैसी है? समान कला में है। अब देखो तीसरा पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है। अगर मैं यहां पे लिखूं तो समयांतर, टाइम डिफरेंस, समयांतर है वो t/2 का समगुणक होना चाहिए। किसका होना चाहिए? समगुणक होना चाहिए। समयांतर। तो वैसे देखो समयांतर से रिलेटेड अपने इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, तो मेनली आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो दो ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और वो दो पॉइंट क्या है भाई? एक तो कलांतर क्या होना चाहिए? पाई का समगुणक, और दूसरा पथांतर क्या होना चाहिए? λ/2 का समगुणक। क्या अक्सर इन कलांतर और पथांतर में कोई संबंध होता है क्या? जी हां, बिल्कुल होता है। कलांतर बराबर होता है 2 पाई/λ इंटू पथांतर। ये एक रिलेशन ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। कलांतर बराबर क्या होता है? 2 पाई/λ इंटू पथांतर। जैसे मान लो कि पथांतर में कहीं रख रहा हूं 2 लैम्डा, तो देखो कलांतर क्या आएगा? 2 पाई/λ। अगर मैंने पथांतर रखा 2 लैम्डा तो देखो 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो फाई क्या आ जाएगा? 4 पाई। कितना आ जाएगा भाई कलांतर? 4 पाई। देख लो 2 लैम्डा रखा मैंने, 0 पर 0, लैम्डा पथांतर होगा तो कलांतर 2 पाई, 2 लैम्डा रखा तो क्या आया? 4 पाई। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, कलांतर बराबर 2 पाई/λ इंटू
पथांतर। तो पहला अपना संपोषी व्यतिकरण है। तो संपोषी व्यतिकरण कब होगा? जब अध्यारोपित होने वाली तरंगे कैसी कला में हो? समान कला में हो। और समान कला में तरंगे कब होती है? जब एक ही दिशा में संचरित होने वाली तरंगों के मध्य जो कलांतर होता है वो पाई का समगुणक, और जो पथांतर होता है वो λ/2 का अगर समगुणक होता है, तो इस प्रकार का जो व्यतिकरण प्राप्त होगा उसे संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। और इसमें आपको पता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, तीव्रता और आयाम हमेशा कैसे मिलेंगे आपको? अधिकतम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे भाई? अधिकतम। देखो इनको समझते हैं हम तरंगों के रूप में। देखो मान लो ये, जैसे मान लो कोई भी एक तरंग है भाई, ठीक है, इसी की समान कला में दूसरी मैं कोई तरंग ले रहा हूं। जैसे मान लो ये आपके पास एक तरंग है, देखो कला दोनों की सेम है, यानी कला के बीच में अंतर 0 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो क्या? समान कला में, क्योंकि दोनों के बीच देखो, इन दोनों में देखो तो कलांतर कितना है रे? 0। और ध्यान से देखो 0 कलांतर, देखो ये रहा, समगुणक रूप में आता है। तो कलांतर जब शून्य होता है तो उनको आप समान कला में कहोगे। अब देखो इसका जो आयाम है वो मैं मान लेता हूं A2, और जो दूसरे वाली है इसका जो आयाम है वो मैं मान लेता हूं A1। ये आयाम होता है श्रृंग और गर्त, यानी अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? आयाम। के ऊपर कितना अधिकतम जाएगा, नीचे कितना जाएगा। क्लियर है भाई? अब देखो ये दोनों तरंगे हैं वो एक साथ मध्य में अध्यारोपित हो रही है, तो इनकी जो परिणामी तरंग बनेगी, देखो वो कैसी बनेगी भाई? परिणामी तरंग में क्या होगा? आपने देखा होगा परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है वो दोनों के योग के बराबर होता है, और सदिश योग होना चाहिए। तो अगर मैं परिणामी तरंग के आयाम को a मानूं, तो a बराबर पहले का आयाम कितना है? A1, और सेम डायरेक्शन में तो दूसरे का कितना है? A2। इसका मतलब परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो इन दोनों को जोड़ के प्राप्त होगा। तो देखो क्या ऐसे ही प्राप्त होगा रे? परिणामी तरंग का जो आयाम है, तो ये तरंग है वो कैसी होने वाली है भाई? परिणामी तरंग। कैसी हो जाएगी? परिणामी तरंग। और जिसके अगर आयाम की बात करूं तो कैपिटल A मानो तो ये किसके बराबर होगा? A1 प्लस A2 के बराबर होगा। तो देखो तरंगों का पोषण होके बढ़ गई या नहीं बढ़ गई है? तो देखो इनसे आयाम अधिकतम आ रहा है, सबसे ज्यादा। तो ऐसे जो व्यतिकरण है इसको क्या बोलोगे आप? संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे भाई? संपोषी व्यतिकरण। यह पहला टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस आपके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे वाले व्यतिकरण की। दूसरा प्रकार कौन सा है भाई? विनाशी व्यतिकरण। देखो विनाशी, विनाशी मतलब नाश कर दिया। तो नाश होगा तो तीव्रता और जो आयाम है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है, दोनों ही कैसे मिलेंगे आपको? न्यूनतम। कैसे मिलेंगे? न्यूनतम। मैथमेटिकली एनालिसिस बाद में करेंगे कि न्यूनतम कितना आता है, मैक्सिमम कितना। अभी केवल हम समझ रहे हैं। देखो विनाशी व्यतिकरण तब होता है जब अध्यारोपित होने वाली तरंगे, अध्यारोपित होने वाली तरंगे विपरीत कला में हो। होने वाली तरंगे कैसी कला में हो भाई? विपरीत कला में अगर हो तो वहां पर जो व्यतिकरण मिलेगा आपको वो हमेशा कैसा मिलने वाला है? विनाशी व्यतिकरण। अब देखो विपरीत कला में कोई भी दो तरंगे कब हो सकती है? विपरीत कला कब होती है? जैसे समान कला में हमने पढ़ा था, वैसे विपरीत कला में कुछ पॉइंट है। यदि कोई एक ही दिशा में संचरित होने वाली तरंगे जिनके मध्य यदि कलांतर पाई का विषम गुणक हो, पाई का क्या हो भाई? विषम गुणक हो, तो आपको वहां पर जो तरंगे मिलेगी वो कैसी मिलेगी? विपरीत कला में। दिशा एक होनी चाहिए, बस कलांतर दोनों के बीच में क्या हो? विषम गुणक। विषम गुणक का मतलब देखो पहला पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, ऐसे चलते चलते इसको मैं लिख सकता हूं 2n प्लस 1 पाई के रूप में, जहां पर n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 हो। देखो 1 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 पाई हो जाएगा, 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? पाई, फिर 2 रखोगे तो 4 प्लस 1 5 पाई हो जाएगा। तो यदि कलांतर
पाई का विषम गुणक हो, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 2n प्लस 1 पाई के रूप में हो, तो इस प्रकार क्या कलांतर यदि दो तरंगों के बीच में हो तो आप उसको क्या कहोगे कि वो कैसी कला में है? विपरीत कला में। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि जो पथांतर है वो लेमडा बाय 2 का विषम गुणक होना चाहिए भाई। लेमडा बाय 2 का विषम गुणक यदि है, देखो याद, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, उसमें सम गुणक, इसमें विषम गुणक, तो डेल एक्स क्या हो जाएगा भाई? जैसे पहले वाला लेमडा बाय 2, दूसरा 3 लेमडा बाय 2, अगला 5 लेमडा बाय 2, ऐसे चलते चलते 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2 के रूप में अगर आपको पथांतर मिलता है तो ऐसी तरंगों को आप बोलोगे विपरीत कला में। किसमें बोलोगे? विपरीत कला में। और ऐसे अध्यारोपण से जो आपको व्यतिकरण मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा भाई? विनाशी व्यतिकरण, जहां पर तीव्रता और आयाम कैसे मिलेंगे? न्यूनतम, यानी विनाश हो जाएगा। अब देखो विनाश कैसे होगा, ग्राफिकल सिस्टम से समझते हैं। देखो, पहली जैसे मैं कोई तरंग ले रहा हूं, मान लो ये तरंग है, इसका जो आयाम है वो कितना है? a1। दूसरी में इसके विपरीत कला में एक कोई भी दूसरी तरंग ले रहा हूं, देखो ये भाई किस कला में है? विपरीत कला में है या नहीं? दोनों के बीच में कलांतर कितना आ गया? पाई एंगल का आ गया या नहीं हो गया? इसका जो आयाम है वो मैं मान लेता हूं a2 है। अब देखो भाई, ये दोनों तरंगे मिलेगी तो एक परिणामी तरंग बनाएगी, और परिणामी तरंग का विस्थापन आपको पता है y वेक्टर बराबर क्या होता है? y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। तो देखो, अगर मैं यहां पर आयाम की बात करूं तो परिणामी तरंग का आयाम मान लेता हूं a, तो देखो y1 तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन a2 नीचे नेगेटिव डायरेक्शन है, तो क्या आ जाएगा भाई? a1 माइनस a2, यानी यदि a1 इज ग्रेटर देन a2 है तो क्या आ जाएगा? a1 माइनस a2। तो देखो परिणामी तरंग कैसे बनेगी, पहले तो ये बताओ परिणामी तरंग ऊपर आएगी या नीचे? तो a1 ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर आएगी, तो परिणामी तरंग बनेगी ऐसे, देखो। और ये जो आयाम होगा वो होगा a बराबर a1 माइनस a2। तो देखो इससे जो a1 है उससे क्या माइनस किया हमने? a2, तो परिणामी तरंग का विनाश हो गया या नहीं हो गया? देखो पहले जो पहले वाली तरंग था उसका आयाम इतना था, दूसरे के इतने, लेकिन जैसे विपरीत कला में हुए तो परिणामी तरंग का विनाश हो गया, परिणामी तरंग का आयाम क्या हो गया? कम हो गया। तो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो कैसा मिल रहा है आपको? न्यूनतम मिल रहा है। कैसा मिल रहा है भाई? न्यूनतम। तो ऐसे व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण। इसको और भी समझ सकते हो आप, जैसे पहली तरंग में ये ले रहा हूं और दूसरी ये ले रहा हूं। अब की बार देखो, ये मैं a2 मान रहा हूं और ये a1 है, तो देखो a2 ज्यादा है, a2 इज ग्रेटर देन a1 है, तो बताओ क्या होगा परिणामी तरंग का आयाम? a2 माइनस a1 होगा। तो परिणामी तरंग आपको ऊपर मिलेगी या नीचे रहे? तो a2 ज्यादा है, तो अब की बार परिणामी तरंग कहां मिलेगी? नीचे की तरफ मिलेगी, जिसका जो परिणामी तरंग का आयाम है वो क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यदि विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगों का आयाम समान हो, जैसे इसका a है और दूसरी अगर हम कोई तरंग ले, जैसे मान लो ये ले रहे हैं, इसका भी आयाम कितना है भाई? a ही है। अगर दूसरे वाली तरंग का आयाम भी सेम है, देखो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं डायग्राम को। पहली तरंग है उसका आयाम भी a है और दूसरी जो तरंग है उसका आयाम भी कितना है? a। तो बताओ परिणामी तरंग क्या मिलेगी रे आपको? तो परिणामी तरंग कुछ भी नहीं मिलेगी और आपको क्या मिलेगा? अंधेरा। इस शब्द पर गौर करें, क्या मिलेगा भाई? अंधेरा। तो आपसे ये जनरल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश की कौन सी घटना से आप अंधेरा बना सकते हो, अंधेरा प्राप्त कर सकते हो? तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना से आपको क्या मिल सकता है? अंधेरा। और व्यतिकरण में भी कौन सा व्यतिकरण? विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण में अंधेरा कब मिलेगा? जब विपरीत कला में अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों का आयाम क्या हो? समान हो,
तो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिले जाएगा। तो यह हमने आज डिस्कस किया कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं, और इसका पूरा हमने विजुअलाइजेशन फॉर्म में फील किया कि व्यतिकरण अपने आसपास में कैसे होता है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं समाप्त। नेक्स्ट जो बचे हुए टॉपिक है, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।